ये कहानी आनंदपुर गांव की है, जहां त्योहारों का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां त्योहारों की खिलखिलाहट नाम मात्र ही सुनाई देती थी। ये कहानी उसी घर की है। एक बार की बात है। बहू ओ बहू, विनय अभी तक खेत से आया नहीं क्या? नहीं दादाजी, ये लड़का भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। अरे कितनी बार कहती हूँ कि समय से घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, पूरा दिन खाली मजदूरी में निकाल देता है। अपनी तो जरा भी परवाह ही नहीं करता। तभी विनय आता है। अरे बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? ठंड लग जाएगी ना? अरे अभी कार्तिक माह चल रहा है, इसमें कैसी ठंड? अरे बाबूजी, इसी महीने से तो ठंड शुरू होती है। अरे अभी कहा बेटा, अभी तो सारे त्योहार बाकी हैं। जैसे बच्चों का सबसे प्यारा त्योहार दीपावली, जिसमें पूरा गांव जगमगा उठता है और बच्चे भी इस त्योहार में दिल से खुशी मनाते हैं। हाँ बाबूजी, इस बार दीपावली तो ऐसे धूमधाम से मनाएंगे कि सालों भर याद रहे। तभी टिंकू खेल के वापस घर आता है। मैं खेल के वापस आ गया। अरे वाह टिंकू, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो। खुश क्यों ना हो दादाजी, आपको पता है कल हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, परसों से हमारी छुट्टियां हो जाएंगी। सीधे अब दीपावली के बाद ही स्कूल जाना है, और इस बार दीपावली में तो हम धूम मचा देंगे। पापा, इस बार मुझे बड़ी वाली रॉकेट चाहिए जो शहर के बच्चे लोग जलाते हैं, एकदम वैसी जो आसमान में ऊपर तक जाती है। और मुझे फूल झड़ियां चाहिए पापा, और ढेर सारी मिठाइयां भी। जिसको जो चाहिए सब मिलेगा। दादाजी, विनय और टिंकू सब बहुत खुश थे, लेकिन माया उदास थी। बच्चों से बड़े बड़े वादे कर रहे हो और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। माया, धीरे बोलो, बाबूजी और बच्चे सुन लेंगे। तो सुनने दो ना उन्हें भी, वो भी तो जाने कि आप कितने झूठ बोलते हो। तुम बेकार परेशान हो रही हो। मेरी फसल कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस कल फसल काटूंगा और दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे। और कल भर क्या सब पानी पीकर रहेंगे क्या? अरे लाला की दुकान से ले आना। नहीं, उसके पास पहले से ही 5,000 रुपए बाकी है, और अगर लोगों के सामने खरी खरी सुना दी तो? अरे यार, बोल देना कल दे दूंगी। जा, अब दुकान जाकर राशन ले आ। माया राशन लेने के लिए पास में ही लाला की दुकान पर जाती है। अरे आओ आओ आओ, माया बहन कैसी हो? लाला जी, मुझे आटा और चावल चाहिए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, और पैसे मैं 1-2 दिन में दे दूंगी आपको। पिछला हिसाब भी बाकी है, वो तो अभी तक विनय ले चुका है नहीं। जब भी पैसे मांगो तो कह देता है 1-2 दिन में दे दूंगा। नहीं नहीं बहन, मैं और उधार नहीं दे सकता। लाला जी, मैं 1 दिन में आपकी पूरी उधारी चुका दूंगी, विश्वास कीजिए मुझ पर। नहीं नहीं, पहले विनय को बोलो कि वो बकाया चुकता करे, तभी बाकी का राशन मिलेगा। माया उदास मन लेकर वापस घर की ओर चली जाती है और विनय को ये सब बात बताती है। अच्छा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाय भगवान, अब खाना कहाँ से लाऊं? एक बार कमला मौसी से पूछती हूँ। माया कमला मौसी के घर जाती है। कमला मौसी, जरा बाहर आइए ना। अरे कौन है भाई इतनी सुबह सुबह? अरे माया, तू, क्या बात है? मौसी, मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है। टिंकू कल से भूखा है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? ठीक है, मैं लाती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए थे। इतनी गरीबी कैसे आ गई? विनय का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, बस फसल कटने को आई है, उसे बेचकर आज वो पैसे लाएंगे। ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी बूढ़ी औरत हूँ, अगर कुछ काम पड़ गया
तो मैं किससे मांगने जाऊंगी? कमला मौसी माया को थोड़ा सा खाना दे देती है। माया टिंकू को खाना खिला देती है। अरे बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? दादाजी, वो अभी पैसे लेकर आते ही होंगे। बस थोड़ी देर में राशन भी आ जाएगा। आप थोड़ा सा रुकिए। विनय अपने खेतों में जाकर फसल काटता है। विनय मन ही मन सोचता है, इतनी सारी फसल काटने में तो सुबह से शाम हो जाएगी। अभी राशन लाने जितनी फसल काट लेता हूँ, बाकी की फसल मैं कल काट लूंगा। वैसे भी दीपावली आ तो रही है। विनय फसल काटकर शहर में बेच आता है और लाला की दुकान से ढेर सारा राशन ले आता है। अच्छा किया जी, जो आप जल्दी आ गए। दादाजी भी भूखे थे। मैं अभी सबके लिए खाना बनाती हूँ। 3 दिन बाद दीपावली है ना, उसके दोस्त मिल गए थे तो वो उनके साथ पटाखे चला रहा था। पटाखे? लेकिन उसके पास पटाखे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? पैसे की क्या जरूरत है, उसके दोस्तों ने अपने में से ही कुछ पटाखे दे दिए। अच्छा, ये बात है। बाबा बाबा, सब लोग दीपावली की तैयारी के लिए कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। हम कब खरीदेंगे? विनय, कल खेत के सारे अनाज बेच देना। बच्चों को नए कपड़े, खिलौने भी तो दिलाने हैं। तेरी बहू को भी तूने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं दिलाया, उसे भी कुछ दिला ला। ठीक है दादाजी, मैं कल सुबह ही फसल काटकर उसे बेच दूंगा। विनय बहुत खुश था। कल उसके पास इतने पैसे होंगे कि इस बार के दीपावली में उसके बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अरे रामू, तूने सुना क्या? विनय की जमीन आजकल इतना अनाज देने लगी है कि क्या बताऊं। अगर ऐसे ही उसकी जमीन पर अनाज होता रहा तो वो बहुत अमीर हो जाएगा और हम लोग उसके सामने छोटे लगने लगेंगे। तो क्या करें? मैंने सुना है कल वो अपनी फसल काटकर शहर में बेचने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल कौन खरीदेगा? हमारी फसलों को तो सही भाव भी नहीं मिलेगा। बात तो सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं सुबह होने से पहले उसके खेत की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो क्या करें? मेरे पास एक जहरीली दवाई है। अगर उसे मैं विनय के खेत में डाल दूं तो रातों रात उसका खिलखिलाता खेत बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो, देर क्यों करें? हरिया और रामू रात के अंधेरे में विनय के खेत में आकर पूरी फसल पर दवाई डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह विनय अपने खेत जाने की तैयारी करता है। आता हूँ बाबूजी, खैर से। हाँ बेटा, जाओ और जल्दी आना, कल दीपावली के लिए दिए लाने भी जाना है। विनय गुनगुनाते हुए खेत की ओर जाता है। फसलों की इतनी बुरी हालत देखकर विनय तो हैरान रह जाता है, या यूं कहें कि उसे सदमा लग जाता है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? किसने किया? पूरी फसल जल गई। ये अपने आप तो नहीं हो सकता। मेरी त्योहार की खुशी है, उसमें इतना बड़ा नुकसान। अब मैं कैसे अपने बच्चे के लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीदूं? मैं तो अपने इस खेत पर ही निर्भर था। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? दीपावली का सिर्फ एक दिन बचा है, अब मैं क्या करूं? विनय सारी बातें माया और अपने बाबूजी को जाकर बताने लगता है। ये कैसे हुआ और अब क्या होगा जी? घर में राशन चलाने जितने तो पैसे हैं मेरे पास, लेकिन दीपावली मनाने जितने बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ों की तो चिंता नहीं है, बक्से में रखे हैं पिछले साल वाले कपड़े टिंकू के लिए, लेकिन फूल झड़ियां, पटाखे बिना बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? बच्चे माने या न माने, उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताना नहीं है। उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा बेटा। ठीक है। तभी वहाँ टिंकू आता है। बाबा बाबा, जल्दी नहा लो, आप फिर भूल गए, आज हमें दीपावली की शॉपिंग करनी है ना। बेटा, आज नहीं, हम कल दिवाली के लिए सामान खरीदेंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज तो हमारी छुट्टी भी है और आपने तो बोला था ना बाबा। बच्चों, जिद नहीं करते, जब बड़ों ने बोल दिया है कल तो कल। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। टिंकू रोता रोता अपने कमरे में चला जाता है। माया भी अपने आंसू छुपाए रसोई में चली जाती है। विनय के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं
और विनय जो एक दिन पहले काफी खुश था, अब चुपचाप जाकर अपने खेत में बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। विनय अपने खेत पर ही बैठा रहता है। तभी वहाँ हरिया और रामू आते हैं। विनय, ओ विनय, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठा है? अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेने शहर नहीं जाएगा क्या? विनय कोई जवाब नहीं देता। अरे ये क्या खरीदेगा? जिंदगी भर तो अपने बच्चों को बस गरीबी ही दी है इसने। चलो छोड़ो, हमारे बच्चों के लिए हम तो कुछ करें, इससे तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं होगा। विनय को ताना मारकर हरी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। दीपावली का दिन आता है। माँ, बाबा कहाँ गए हैं? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। हमें पटाखे लेने जाना है ना। बेटा, पापा अभी आते ही होंगे। माया मन में सोचती है, आज तो दिवाली है, आज भी उन्हें अपना काम प्यारा है। क्या हमारी खुशी की इस घर में किसी को परवाह नहीं? विनय अकेला पहाड़ों पर बैठा सोच रहा था कि तभी वहाँ एक हाथी आता है और उस हाथी के साथ एक छोटी सी बच्ची रहती है। विनय, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम इतनी छोटी हो और मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो? मैं हर उस इंसान को उसके नाम से बुलाती हूँ, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग रहे या फिर कोई बच्चा। बड़ों को आप कहना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्या करोगी तुम जानकर? तुम्हारी मदद। तुम इतनी सी बच्ची मेरी मदद करोगी? जानती हो मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ है, और फिर तुमने तो खुद फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगी? तुम बताओ तो, मेरे बस का होगा तो जरूर करूँगी। विनय अपने खेत के बारे में, अपने बच्चे के बारे में और अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताता है। बस इतनी सी बात? ये बात तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? अभी घर जाऊंगा तो बच्चों को मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने, पटाखे लेकर आने होंगे। कहाँ से लाऊंगा? बोलो, क्या दोगी तुम? क्या तुम दोगी? हाँ, मैं दूंगी। मेरा मतलब है सीधे तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन रास्ता बता सकती हूँ जिससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। सुन लेता हूँ। वैसे भी तो मैं खाली ही बैठा हूँ। सामने वो जंगल दिख रहा है। अच्छा, वो जंगल जो पहाड़ों के बीच है? हाँ, वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक कमल का फूल मिलेगा। उसे उठाना और उसे जमीन तक चलते रहना जब तक तुम्हें सोने से भरी एक मटकी ना मिल जाए। सोने से भरी मटकी? बेटा मजाक मत करो और जाओ अपना काम करो। वैसे ही मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरी कहानी झूठी लग रही है तो कोई बात नहीं, जा सकते हो। झूठी? एक एक शब्द तुम झूठ बोल रही हो। जंगल में भला सोना होता है क्या? वहां पेड़ पौधे, मिट्टी, जानवर, इनके अलावा फूटी कौड़ी नहीं होगी। विनय उस बच्ची की बातों को आधे में ही काटकर घर की तरफ चला जाता है। जंगल में सोना, मटकी, कमल का फूल, कैसी अजीब सी बातें करती है बच्ची। शायद भूख से पागल हो गई है। जैसे ही विनय घर के दरवाजे पर पहुंचता है, देखता है टिंकू आंगन में उसकी राह देख रहा है। बच्चों, आ जाओ, मैंने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, पर पहले बाबा आ जाएं पटाखे लेकर, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। बाबा हर बार वादा करते हैं, इस बार तो पूरा करेंगे ना माँ? विनय ये सब अपनी दहलीज से ही सुन रहा था। उसका दिल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा माया भी मुस्कुराते हुए बच्चे को संभाल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूटी हुई थी। विनय मन में सोचता है, हे भगवान, अगर आज भी बच्चे का मन नहीं रख पाया तो उनका भरोसा मुझसे उठ जाएगा। वो उल्टे पांव मुड़ गया, घर में कदम भी नहीं रखा और फिर से पहाड़ की ओर चल पड़ा जहां उसे वो रहस्यमय बच्ची मिली थी। क्या सचमुच जंगल में वो सब होगा या बच्ची मेरा मजाक उड़ा रही थी? लेकिन बच्ची की आंखों में वो उम्मीद, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। चाहे ये सब झूठ ही क्यों ना हो, मुझे कोशिश करनी होगी। सूरज अब डूब रहा था, आकाश लालिमा से भर चुका था। विनय तेज कदमों से पहाड़ चढ़ता गया,
जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे वही हाथी और वही बच्ची खड़ी दिखी। आ ही गए, मैं जानती थी तुम जरूर लौटोगे। तुझे कैसे पता चला? तुम सच्चे दिल से परिवार से प्यार करते हो, वो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे बच्चे का विश्वास तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है ना। विनय को समझ नहीं आया, लेकिन इस बार उसने बच्ची की बात ध्यान से सुनने का फैसला किया। विनय, तुम थोड़ा यकीन रखो मुझ पर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम उस मटकी को वहाँ से निकालोगे, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए हाथी होगा, लेकिन अगर तुम उसे लड्डू दे दोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम भी तो गरीब हो, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तो क्या तुम्हें धन की जरूरत नहीं है? वो धन मुझे ही क्यों बता रही हो? अगर वो धन तुम ले लोगी तो सारी जिंदगी रानी की तरह रहोगी, फिर मेरी मदद क्यों? मेरा काम लोगों की मदद करना है। ठीक है, वैसे भी अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं जाता हूं। विनय उस जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां जोरों से झुरमुट की आवाज आ रही थी। इधर टिंकू घर में था। अरे टिंकू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? शाम होने को आई है, आज दीपावली है, ये भी भूल गए क्या? नहीं नहीं, हमें याद है, बस थोड़ी देर में बाबा आ जाएंगे, तब पहनेंगे हम नए कपड़े। माँ, अभी तक बाबा नहीं आए, देखो सब लोग नए कपड़े पहनने शुरू भी कर दिए। बेटा, बाबा आते ही होंगे। उधर विनय जंगली हाथियों के बीच घिर गया, लेकिन तभी उसने देखा एक कमल का फूल दीप की तरह जगमगा रहा है। इससे पहले कि हाथी विनय पर हमला कर दे, विनय कमल के फूल को उखाड़कर जमीन खोद चुका था। अब उसे साफ साफ एक प्रकाश धरती से बाहर आता हुआ दिखा। विनय गड्ढे में झांककर देखता है तो सच में सोने से भरी मटकी उसे दिखाई देती है। जैसे ही विनय मटकी हाथ में लेता है, सारे हाथी उसका रास्ता छोड़ देते हैं। विनय मटकी लेकर घर जाता है। आप कहाँ थे जी इतनी देर? टिंकू कमरे में है, आपकी राह देख रहा है और आपसे गुस्सा भी है। अब उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना, इतना सारा सोना किसका है जी? विनय माया को सारी बात बताता है। दोनों कमरे में जाते हैं। टिंकू, मैंने कहा था ना, इस दीपावली को धूमधाम से मनाएंगे। चलो, तुम्हें क्या खरीदना है बाजार से लेकर आते हैं। विनय अपने बच्चे को, अपनी पत्नी माया को, अपने बुजुर्ग पिता को हर वो चीज दिलाता है जो उस गांव के धनी लोगों के पास थी। पूरा परिवार शानदार दिवाली मनाता है। विनय, इतना सारा सोना कहाँ से लाए? विनय ने उन्हें भी बताया। सोने की खुशी में तो मैं उस बच्ची को शुक्रिया कहना भी भूल गया, जिसकी वजह से हमारे घर में ये लक्ष्मी आई। लेकिन तुम उस बच्ची को जानते हो? नहीं बाबा, लेकिन वो मुझे मेरे खेत के सामने वाले पहाड़ों पर मिली थी। लेकिन तेरे खेत के सामने तो कोई पहाड़ नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? मैं कल वहां उसी पहाड़ी पर मिला था उससे। चलो मैं उसे आपको दिखाता हूँ। विनय अपने बाबा को अपने खेत के पास वाली पहाड़ी को दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी अरे ये क्या? यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है। वही तो मैं तुझसे कह रहा था बेटा। लेकिन वो बच्ची फिर कौन थी? बहुत समय पहले की बात है बेटा, जब माता लक्ष्मी पहाड़ों पर रहती थी। दुष्टों ने उनसे उनका धन छीनना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने हाथियों को वो धन छुपाने के लिए दे दिया। तब से धन उसी जमीन पर वैसा ही पड़ा है। कमल फूल माता लक्ष्मी का संकेत है और हाथी गणेश जी का। मतलब वो बच्ची मुझे पहाड़ों पर मिली थी, वो साक्षात? हाँ विनय। तभी वो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूं, पिता समान हूं, मुझे नाम लेकर ना पुकारें, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? यही कि मैं सबको नाम से बुलाती हूं। वो माता लक्ष्मी ही थी बेटा। लेकिन ये धन तो वो किसी और को भी दे सकती थी, मुझे ही क्यों चुना इसके लिए? क्योंकि लोगों का कहना है माता किसी का बुरा न चाहने वाले और सच्चे लोगों की जल्दी सुनती हैं।
और फिर तेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए थे, इसलिए माता ने तुम्हारी मदद की होगी। आखिर हम सब उनके बच्चे ही तो हैं। एक और सवाल बाबा मेरे मन में है। बोलो, इतनी पुरानी बात आपको कैसे पता? ये बात तो आपके जन्म से भी पहले की लगती है। बेटा, जन्मों जन्म से ये किस्सा हर बाप अपने बेटे को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाता आया है, और आज ये बात सच भी हो गई। कल तक आज के नौजवान इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। लेकिन मेरे खेत में अचानक ये कैसे हुआ? पता चला है कि हरिया और उसके साथी ने मिलकर तुम्हारी जमीन के साथ ऐसा किया था, लेकिन अब मुखिया ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया है। मुझे लास्ट सा है ये माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब उसने पैसे लेने से मना किया था। विनय को अब यकीन हो गया था माता लक्ष्मी ने ही ये उपकार किया है उस पर। विनय और दादाजी घर चले जाते हैं और हर दिवाली को लक्ष्मी माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं। सच्ची श्रद्धा और नेक नियत का फल हमेशा मीठा होता है।